हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। अडर 2000 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए यूनिट नंबर 2, है ना। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जीआईबी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है एंड उसमें हम लोग आरबीडब्ल्यूएम की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 7 PM पर और पीपीबी की जो क्लासेस हैं वो मिल रही हैं आपको 8 PM पर। तो 7 PM पर पेड क्लासेस यहाँ पर आप सभी के लिए डेली बेसिस पर आ रही हैं, डेली बेसिस पर क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की ये यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। दिस इज दी यूनिट नंबर 2 ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो रिटेल बैंकिंग में रोल विद इन दी बैंक ऑपरेशंस, इस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। आप में से जो अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो जीआईबी के महापैक 2.0 में आप क्लासेस ले रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस आप तक पहुंच रही होंगी। और उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ में और वो था यहाँ पर रोल विद इन दी बैंक ऑपरेशन। रिटेल बैंकिंग में रोल विद इन दी बैंक ऑपरेशंस की हमने डिस्कशन किया था और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम आपको कराने वाले हैं सो दैट जीआईबी क्रैश कोर्स में जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उसके साथ में इन क्वेश्चंस को आप है ना रिलेट कर सकें, आंसर निकाल सके, क्योंकि वहां पर आपने फोकस किया है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट इस पार। हालांकि हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए हैं उसमें, ठीक है, लेकिन पेड क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर तो या फेसबुक पर ओनली क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करते हैं, लेकिन पेड क्लासेस में कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत फोकस रहता है, ठीक है। एंड वहां पर रियल टाइम बेसिस पर आपके जो डाउट्स होते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें आज से ही। एक कोड है डिस्काउंट के लिए, कोड यूज कर लेना Y195, ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो जीआईबी के महापैक 2.0 में इन लाइव क्लासेस के साथ साथ 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, है ना। जीआईबी प्राइम टेस्ट पैक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा उसमें। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है ना। कोड ये रहेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं रहता तो यहां से नोट कर सकते हैं Y195। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल अडॉप्टेड बाय बैंक्स फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। तो यहां पर जो रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज हैं उसके लिए इनमें से कौन सा जो मॉडल है वो यहां पर बैंक्स के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया या इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है एसबीयू अप्रोच, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। बी कहता है डिपार्टमेंटल अप्रोच। सी कहता है इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड डी कहता है यहां पर आउटसोर्सिंग अप्रोच। तो भाई यहां पर क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है तो आपने देखा होगा ये वाला जो है आउटसोर्सिंग अप्रोच, ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये उसमें नहीं था, आउटसोर्सिंग अप्रोच उसमें नहीं था। एसबीयू अप्रोच के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था कि एसबीयू अप्रोच होती है उसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बैंक होते हैं वो यहाँ पर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को अलग से क्रिएट कर लेते हैं, अलग से एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई को अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस शुरू करना था तो अपने जनरल बैंकिंग के साथ में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को मिक्स नहीं किया, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से एक जो यहाँ पर एंटिटी है वो क्रिएट कर दी जिसका नाम है एसबीआई कार्ड। अब उसका मेन फोकस किसके ऊपर है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पर है। तो जो क्रेडिट कार्ड है एसबीयू की यूनिट वो है यहाँ पर, उसमें जो अप्रोच इस्तेमाल की गई, जो मॉडल यूज किया गया है वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। वैसे ही डिपार्टमेंटल अप्रोच, बैंक यहाँ पर क्या करता है, बैंक अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, ठीक है, अपने जो विद इन दी बैंक है ना, बैंक के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये एमएसएमई डिपार्टमेंट है, ये फॉरेक्स डिपार्टमेंट है। जैसे आप अपने हेड ऑफिस में विजिट करेंगे तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, उनकी नीचे चेन ऑफ कमांड होती है ना। उस डिपार्टमेंट के लिए जो एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर, और सभी डिपार्टमेंट को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है यहाँ पर। तो वो डिपार्टमेंटल अप्रोच हुई। इंटीग्रेटेड अप्रोच मिक्स अप्रोच होती है ना, जहां पर सब कुछ मिक्स है एक ही जगह, है ना। जैसे जो छोटे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है, उसमें जाओगे एक ही काउंटर पर सारे काम हो रहे होंगे, वहीं अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहीं आप विड्रॉल कर सकते हैं, वहीं कस्टमर डिपॉजिट कर सकता है, वहीं पर
चेक डिपॉजिट कर सकता है, वहीं से डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकता है, सारे काम एक ही काउंटर से हो रहे हैं, तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट फैक्टर प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ ए रिटेल बैंकिंग मॉडल बाय ए बैंक, है ना। अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, इनमें से वो कौन सा फैक्टर है ना, जो प्राइमरीली इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पर, है ना, जो प्राइमरीली इन्फ्लुएंस करता है चॉइस ऑफ ए रिटेल बैंकिंग मॉडल बाय ए बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है द साइज ऑफ द बैंक्स हेडक्वार्टर्स, बी कहता है बैंक्स ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड प्रोजेक्टेड बिजनेस फ्रॉम रिटेल बैंकिंग, सी कहता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बैंक, एंड डी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द बैंक। इनमें से कौन सा है? तो अगर हम यहाँ पर फैक्टर की बात करते हैं, एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर प्राइमरी इन्फ्लुएंस करता है कि रिटेल बैंकिंग जो मॉडल है उसमें हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए यहाँ पर, तो उसमें आंसर हो जाएगा, किसके ऊपर टिक करेंगे, बी के ऊपर टिक करेंगे, है ना। द बैंक्स ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड प्रोजेक्टेड बिजनेस फ्रॉम रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो बैंक्स का जो भी यहाँ पर ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं और जो प्रोजेक्टेड बिजनेस है फ्रॉम रिटेल बैंकिंग, वो पूरा का पूरा इसमें यहाँ पर कवर हो जाता है, तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, जो है ना सबसे मेन खासियत है यहाँ पर, जो एसबीयू अप्रोच है वो क्या है यहाँ पर, जब हम रिटेल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, जब हम रिटेल बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करते हैं, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एसबीयू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड कैन नॉट बी फाउंड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बी कहता है एसबीयू आर डिफाइंड एज प्रॉफिट सेंटर दैट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट। सी कहता है एसबीयू आर लार्ज डिविजन्स दैट लैक flexibility and are primarily focused on long term investment, and D कहता है SBU do not have autonomy and are strictly controlled by the central management of the bank। इनमें से कहां पर टिक किया जाए? तो अगर हम प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ऑफ ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, तो वो कौन सा होगा, वो है यहाँ पर बी, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर मैं एसबीयू की बात करूं, जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, एसबीयू आर डिफाइंड एज ए प्रॉफिट सेंटर, जब भी एसबीयू को सेटअप किया जाएगा तो उन्हें एज ए प्रॉफिट सेंटर के तौर पर सेटअप किया जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करके देंगे। यहाँ पर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई कार्ड को यहाँ पर सेटअप किया है, तो वो आज के टाइम में बैंक के लिए प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो उसका मेन फोकस रहता है फोकस ऑन ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट। तो जो भी वो उसकी तरफ से स्पेशल प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं और यहाँ पर कौन से मार्केट सेगमेंट को हमें कैप्चर करना है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस रहता है ना। जैसे एसबीआई कार्ड अगर इंडिया के जो यहाँ पर 90% जो मार्केट है वो 5 बैंक ने कैप्चर करके रखा हुआ है ना, 5 बैंक्स ने कैप्चर करके रखा हुआ है क्रेडिट कार्ड की मार्केट में, और जिसमें एक नाम एसबीआई का भी आता है। तो वो नाम इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी एसबीआई कार्ड, जो इसका मेन फोकस किसके ऊपर, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के ऊपर है, एंड वो एग्रेसिवली उसकी मार्केटिंग भी करते हैं, एग्रेसिवली उसको सेल भी करते हैं, मेन फोकस भी रहता है ना। कस्टमर को एंटरटेन करने की बात आती है तो वहां पर भी काफी प्रेफरेंस रहती है। ओके, तो इसलिए वो मार्केट को ज्यादा कैप्चर कर पाए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 में, हाउ डू न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक अप्रोच द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो जब भी हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, यहाँ पर न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उनकी जो अप्रोच है एसबीयू में वो कैसी रहती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए कहता है दे अवॉइड सेटिंग अप एसबीयू टू मेंटेन ए सेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल। बी कहता है दे सेट अप एसबीयू फ्रॉम इंसेप्शन टू हैव ए क्लियर फोकस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सी कहता है दे अडॉप्ट एसबीयू ओनली आफ्टर अचीविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एंड डी कहता है दे यूज एसबीयू एक्सक्लूसिवली फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो जितने भी न्यू जनरेशन के प्राइवेट बैंक हैं, है ना, उनमें अगर हम अप्रोच की बात करते हैं एसबीयू को लेकर, तो उन्होंने यहां पर जो एसबीयू हैं, दे सेटअप एसबीयू फ्रॉम इंसेप्शन टू हैव ए क्लियर फोकस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव।
जो न्यू नई जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, उनका क्लियर फोकस रहता है यहाँ पर, है ना, क्लियर फोकस रहता है कि अगर हम ये एसबीयू सेटअप कर रहे हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस चीज के ऊपर इसका फोकस रहेगा यहाँ पर। तो इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अप्रोच इन द रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में जब हम यहाँ पर डिपार्टमेंटल अप्रोच को ध्यान में रखते हैं तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं वो क्या है, क्या खासियत है यहाँ पर डिपार्टमेंटल अप्रोच की। तो ऑप्शन ए कहता है ये इट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशंस। बी कहता है इट इज प्राइमरीली अडॉप्टेड बाय न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज देयर मेन बिजनेस मॉडल। सी कहता है इट सेग्रीगेट्स द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट लाइक अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। और डी कहता है यहाँ पर इट एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग ऑटोनॉमस डिवीजन विद ए फोकस ऑन स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट्स। इनमें से कौन सा है जिसमें हम करेक्ट आंसर के ऊपर टिक करें? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? इट सेग्रीगेट्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर देता है, बांट देता है। उसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, एमएसएमई डिपार्टमेंट है। तो तरह तरह के डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसमें कौन सा है हमारा आंसर? तो सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहाँ पर, विच टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया जनरली अडॉप्ट दी डिपार्टमेंटल अप्रोच एज देयर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। तो अगर हम यहाँ पर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल की बात करें, रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखें, तो जब यहाँ पर हम डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करते हैं तो कौन से टाइप के जो बैंक्स हैं इंडिया में जो यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कहता है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, बी कहता है फॉरेन बैंक्स, सी कहता है पब्लिक सेक्टर बैंक और डी कहता है कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ पर इनमें से कौन से बैंक है? तो आंसर हो जाएगा, इसमें जो नाम आएगा वो किसका आता है? इसमें नाम आता है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जनरली ये बैंक यहाँ पर डिपार्टमेंटल अप्रोच के ऊपर जब सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। डिपार्टमेंटल अप्रोच को ये बैंक सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉलो करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। ये हमने क्लास में सारी बातें की हुई हैं, तो क्रैश कोर्स में यूनिट नंबर 2 का क्लास का लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है। हम आप सभी को ईच एंड एवरी हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है या देख नहीं पाते या लाइव क्लास के टाइम पर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से लेट निकल पाए, ठीक है, या कोई काम आ गया उसी टाइम पर, तो ऐसे केस में आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं और वो आपके पास तब तक अवेलेबल रहता है जबकि तक आपके कोर्स की वैलिडिटी अवेलेबल है। तो अगर आप जेआईबी के महापैक 2.0 में एनरोलमेंट करते हैं तो उसमें 6+6 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है आपको, ठीक है, और साथ में 81% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो वैलिडिटी अच्छी खासी है, सारी क्लासेस जब मर्जी चाहें आप देख सकते हैं, ये फायदा हो जाता है। और फिर उन क्लासेस को देख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चंस आप एकदम आपको हलवा लगेंगे, है ना, कोई मुश्किल नहीं होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो जो कोड है जब आप एनरोलमेंट करेंगे ये कोड इस्तेमाल करना है आपको Y195। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग सेपरेट स्ट्रेटजीज बिजनेस यूनिट एसबीयू टू ईच प्रोडक्ट लाइन टू एनहांस फोकस। बी कहता है इट इज प्राइमरीली अडॉप्टेड बाय लार्ज मल्टीनेशनल बैंक्स टू मेंटेन और टू मैनेज देयर diverse global operations। सी कहता है it combines all the socio-economic aspects and adopt a choice approach to tackle business problems। डी कहता है it focus on dividing the organization into specialized department like marketing and finance। तो कहां पर टिक करें? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर जब हम किसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है सभी चीजों को एक जगह मिक्स कर देना, है ना, सभी चीजों को एक जगह लेकर आ जाना। तो ये क्या करता है? इट कंबाइन ऑल द सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, है ना। कोहेसिव जो अप्रोच है वो यहाँ पर टू टैकल बिजनेस प्रॉब्लम, कि सभी चीजों को एक जगह मिक्स कर दो, जो भी प्रॉब्लम है एक जगह लेकर आओ और उसका यहाँ पर सॉल्यूशन निकालो। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, है ना, जो छोटे बैंक होते हैं उनमें ये पॉसिबल है, लेकिन बड़े बैंकों में ये इस तरह की अप्रोच कामयाब नहीं होती है।
चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ डू ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया जनरली स्ट्रक्चर देयर रिटेल बैंकिंग मॉडल। तो पढ़िए भाई, चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन को, ऑप्शंस मैं आप सभी को पढ़ने के लिए दे रहा हूं, एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन को बहुत जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है सो दैट करेक्ट आंसर आप निकाल सके। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए तो आपको फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ना भी होगा, आंसर भी निकालना होगा आपको। ओके, यस, आई थिंक पढ़ लिया होगा आप सभी ने। तो इसमें हमें कहां पर टिक करना है, तो आंसर हो जाएगा बी। जब हम किसकी, ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं इंडिया में, तो उनके जो रिटेल बैंकिंग मॉडल है वो जनरली स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, तो यहां पर प्राइमरीली ऑन दी पोजीशन प्लेटफॉर्म अलाइन विद दी देयर ओवरऑल बिजनेस प्लान एंड साइज। उनका जो भी यहां पर ओवरऑल बिजनेस प्लान है, जो साइज है, उसके साथ में यहां पर अलाइन रहता है उनका पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म, और जो प्राइमरी फोकस है वो इसी चीज के ऊपर रहता है यहां पर। तो अपने जो ओवरऑल बिजनेस प्लान है और साइज है उसके हिसाब से वो यहां पर अपनी जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म है उसको अलाइन करते हैं यहां पर, और इसी तरह की जो अप्रोच है वो इस्तेमाल करते हैं यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। एंड व्हाट डिफरेंशिएट द अप्रोच ऑफ फॉरेन बैंक्स टुवर्ड्स देयर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल इन इंडिया, है ना। अगर आप देखोगे यहां पर इनमें से कौन सा है, व्हाट डिफरेंशिएट, इनमें से क्या है जो डिफरेंशिएट करता है यहां पर द अप्रोच ऑफ फॉरेन बैंक्स, जो फॉरेन बैंक्स की जो अप्रोच है यहां पर, है ना। अगर मैं किसकी बात करूं, जो फॉरेन बैंक्स हैं उनकी अप्रोच की बात करते हैं, क्या डिफरेंशिएट करता है उनके जो रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल है इंडिया के अंदर। जो फॉरेन बैंक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है जब वो इंडिया में बिजनेस करने आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे प्रायोरिटाइज पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव ओवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बी दे फोकस प्योरली ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कस्टमर एंड प्रॉफिट टारगेट्स। सी कहता है दे अवॉइड एंटरिंग द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट ऑल टुगेदर, एंड डी दे कमिट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द रिटेल। तो यहां पर जितने भी फॉरेन बैंक्स इंडिया में आते हैं उनका मेन फोकस यहां पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव रहता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव रहता है कस्टमर को अपने साथ में कनेक्ट करना और प्रॉफिट जनरेट करना, यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट। तो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है, जो भी प्रॉफिट टारगेट है, अगर वो अचीव होते हैं तो बहुत बढ़िया है, वो उस बिजनेस में बने रहेंगे। और अगर उनके प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं होते तो वो उस बिजनेस से अपने आप को एग्जिट कर जाते हैं, उस बिजनेस से वो निकल जाते हैं, है ना, उसमें ज्यादा समय तक रुकते नहीं। चलिए एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आया है, एंड ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हाईलाइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टॉपिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अगर हम एसबीयू को लेकर बात करें तो एसबीयू को लेकर यहां पर इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक बिजनेस मॉडल इज नॉट वेरी क्लियर। सेकंड, दे हैड सेट अप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू since inception in order to have clear focus on business objective. And third, in foreign banks also SBU is, है ना, is the, है ना, ये डाई नहीं है, is the business model followed by all with defined business focus. 4 कहता है the demarcation as a SBU is more a management by objective process wherein the business model is dealt as a modular strategy for achieving targets profit with a provision to knock down the module if the retail plans are not translated as per the objective. तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 and 2 जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बी कहता है 1 2 3, सी कहता है 1 और डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव। तो पहचानिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो कौन इनकरेक्ट है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सी वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पर सी वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। जो न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके जो बिजनेस मॉडल हैं वो वेरी क्लियर होते हैं। यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ, नॉट क्लियर, है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर, है ना। वेरी क्लियर होते हैं उनका बिजनेस मॉडल, है ना, जो न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है बिजनेस मॉडल वेरी क्लियर होते हैं, है ना। उनको पता होता है उन्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है यहाँ पर, है ना, एकदम से क्लियर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे कुछ 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए यहाँ पर।
सभी को ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपरली आप सभी को? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सभी को यस, मैंने भी चेक कर लिया अपने पास में। अब ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है। तो हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट। उसको लेकर यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है एंड उसके बीच में अंतर क्या है। तो आज हम आपको डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आप सभी के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। एंड ये जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन आज आपको एग्जाम लेवल के प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं क्योंकि जो लेवल 2 मार्क्स 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। एंड इन क्लासेस को भी हमने उसी तरीके से अलाइन कर दिया है जैसे क्रैश कोर्स में आपको क्लासेस मिल रही हैं। अगर आप क्रैश कोर्स में क्लासेस देख रहे हैं तो अभी हम क्रैश कोर्स में आरबीडब्ल्यूएम की जो पेड क्लास है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 7 PM पर। तो डेली 7 PM पर क्लास आपके लिए आ रही है। तो अगर आपने वो क्लास देखी है वहां पर भी हमने यूनिट नंबर 3 टॉपिक डिस्कस किया, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको करवाई और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में अपना टारगेट बना के चलो कि मुझे कम से कम 60+ स्कोर करना ही करना है ना। ये अपना टारगेट बना के चलिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है जीआईबी का महापैक। तो जीआईबी के महापैक के है ना, जो जीआईबी का महापैक 2.2 है उसमें एनरोलमेंट कर लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, ये है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो हियर हम देखेंगे हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है यहां पर करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बी कहता है ओनली 2 एंड 3, सी कहता है 3 एंड 4 और डी कहता है ओनली 1, 2 एंड 3। जैसे आप देखेंगे यहां पर सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रीडोमिनेटली यूज आउटसोर्सिंग फॉर रिटेल देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। स्टेटमेंट सेकंड कहती है कि न्यू जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं टेंड टू हैव ए बैलेंस मिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग एंड इन हाउस रिसोर्सेज विद ए स्लाइट प्रेफरेंस फॉर आउटसोर्सिंग। वहीं पर थर्ड स्टेटमेंट कहती है इन सम फॉरेन बैंक बोथ फ्रंट एंड बैक एंड ऑपरेशंस आर आउटसोर्स। और फोर कहता है मोस्ट फॉरेन बैंक्स फॉलो एन इन हाउस मॉडल फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो ये 4 स्टेटमेंट हमारे पास में हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स में से देखना है कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर करेक्ट होगी, जो सही होगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। तो हम यहां पर टिक कर देंगे किसके ऊपर, 2 एंड जो 3 स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। 2 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के बैंक प्रीडोमिनेटली यूज आउटसोर्सिंग फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। तो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं वो कुछ आउटसोर्स करते हैं, कुछ इन हाउस अपना लगाते हैं यहाँ पर, है ना। उनके जो रिसोर्सेस हैं कुछ वो आउटसोर्स करते हैं, कुछ इन हाउस होते हैं यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। साथ साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे। जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर बिकॉज जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के बैंक है टिपिकली यूज इन हाउस रिसोर्सेज फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जो रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज है इन हाउस यहां पर एक्टिविटीज यूज करते हैं, ना कि आउटसोर्स। ओके, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। जो करेक्ट है वो तो करेक्ट है ही। फोर्थ रॉन्ग क्यों है, फोर्थ नंबर का गलत क्यों है यहाँ पर, बिकॉज यहां पर मोस्ट ऑफ द फॉरेन बैंक फॉलो इन हाउस रिसोर्सेज। तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन बैंक यूज यहां पर आउटसोर्सिंग, है ना। जो फॉरेन बैंक है वो यहां पर जो फॉरेन बैंक है वो इन हाउस रिसोर्सेज का यूज नहीं करते, इन हाउस सोर्सेज का यूज नहीं करते हैं। जो फॉरेन बैंक है वो आउटसोर्स करते हैं, चाहे उनका बैक एंड हो चाहे उनका फ्रंट एंड हो, है ना। पूरे में आउटसोर्स करके रखते हैं यहाँ पर सो दैट, है ना, उनकी जो कॉस्टिंग है यहाँ पर,
जो फिक्स एसेट्स को स्टेब्लिश करने की जो कॉस्ट है वो यहां पर मिनिमाइज हो जाए, वो यहां पर कम से कम हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल रिटेल बैंकिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंक्स को लेकर बात करते हैं, ओके, ये उसी से रिलेट करेगा हमारा। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर, द बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग एज आइडेंटिफाइड बाय द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, किसके हिसाब से, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, द बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर मॉडल इन रिटेल बैंकिंग दैट इज आइडेंटिफाइड बाय। तो यहां पर 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। तो सबसे पहले ऑप्शन के बात करता है कि जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है दैट इज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल। सेकंड कहता है इन वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कस्टमर डेटा इज डिसेंट्रलाइज एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। थर्ड कहता है, थर्ड स्टेटमेंट कहती है यहां पर कि दी predominantly horizontally organized model is characterized by a common customer information platform for all the product। and 4 कहता है यहां पर, अगर 4 की बात करते हैं, the predominantly vertically organized model has common customer information available for most of the product with a customer database orientation। तो which of the above statements are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगी? क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं और एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, तो इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आसान नहीं आते, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दोनों लेवल के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, सो दैट एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पेड क्लासेस में करवाते हैं, लेकिन अभी हम YouTube पर भी करवा रहे हैं, सो दैट सभी को अभी इसका एडवांटेज मिल जाए, सभी को इसका फायदा मिले। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो पेड क्लासेस में मिलते हैं, है ना, प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, बी कहता है यहाँ पर ओनली 2 एंड 3, सी कहता है ओनली फर्स्ट एंड 4 एंड डी कहता है 3 एंड 4। इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी? तो हमारे पास में जो स्टेटमेंट 1 एंड 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, 1 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। ओके, सेकंड इनकरेक्ट क्यों है यहाँ पर? सेकंड गलत क्यों हो जाती है? तो सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है यहाँ पर, इसने क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन दी वर्टिकली, और जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल है कस्टमर डेटा इज सेंट्रलाइज एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कि कस्टमर डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है और प्रोडक्ट स्पेसिफिक रहता है यहाँ पर। क्या ये हमने बात की थी वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में? नहीं, हमने वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में बात की थी यहाँ पर, बिकॉज जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल है यहाँ पर, है ना, जब हम किसकी वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कस्टमर डेटा है, कस्टमर डेटा सेंट्रलाइज एंड यूज्ड अक्रॉस द प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज यूज्ड अक्रॉस द प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है ना, अक्रॉस द प्रोडक्ट उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। वहीं पर जब तीसरी स्टेटमेंट को देखेंगे, जो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द प्रोडक्ट, कि कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन है, सभी प्लेटफॉर्म है सभी प्रोडक्ट के लिए। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे जो प्रीडोमिनेंटली, है ना, जो प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है दैट इज मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, है ना, ये कैसा है, ये मोस्टली यहां पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है, एंड जो विद कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट, नॉट ऑल, है ना, सभी प्रोडक्ट के लिए नहीं है, कुछ ही प्रोडक्ट के लिए है यहां पर, है ना, इट इज फॉर द सम प्रोडक्ट नॉट फॉर ऑल, सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी यहां पर हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड 4 करेक्ट है यहां पर। तो आई थिंक पहचान में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, ये आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। द बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर मॉडल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, अगर हमें डिफरेंट टाइप्स के जो बैंक्स हैं उसमें बात करें, ये जो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर मॉडल है डिफरेंट टाइप के बैंक्स में वो कैसा है यहां पर,
तो चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है कि कौन सा बैंक किस तरह का जो स्ट्रक्चर मॉडल है वो यूज करता है, किस तरह का स्ट्रक्चर मॉडल उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट 1 कहती है कि मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक फॉलो ए हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल फॉर देयर रिटेल बैंकिंग प्रोसेस। सेकंड कहता है ए पब्लिक सेक्टर बैंक बेस्ड इन द वेस्ट employs a predominantly vertically organized model which facilitate cross selling and upselling opportunities. थर्ड कहता है old private sector bank in Karnataka and Tamil Nadu predominantly use a vertically organized model. एंड फोर कहता है यहाँ पर कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक मोस्टली फॉलो ए प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल फॉर देयर रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव, कि उनके जो रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव हैं उसमें यहां पर इस अप्रोच का यूज करते हैं, इस अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा? ध्यान से पढ़ते चलिए और चारों ऑप्शन का आंसर देखिए यहां पर। चलिए इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, है ना, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो चारों स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़ ली होंगी। तो भाई यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बी कहता है ओनली 2 एंड 4 करेक्ट है, सी कहता है 1 2 एंड 4 और डी कहता है 1 3 एंड 4। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इसमें, है ना? ध्यान से पढ़ना है तभी आंसर मिलेगा। यस, तो हम यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे, है ना, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखोगे जो यहां पर हमारे पास में जो स्टेटमेंट रोंग है वो ओनली थर्ड स्टेटमेंट रोंग है। यहां पर तीसरी जो स्टेटमेंट है वो रोंग है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है एंड फोर्थ सही है। थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारे पास रोंग क्यों है, तीसरी स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं इन कर्नाटका फॉलो ए हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, है ना। जो यहां पर अगर आप देखोगे कर्नाटका एंड तमिलनाडु की बात करते हैं तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु में जो बैंक है यहां पर वो कौन सी जो अप्रोच है वो यूज करते हैं, जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं कर्नाटका में वो फॉलो करते हैं यहां पर कौन सी हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। वो यहां पर हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं और हमें क्या दिया गया है यहां पर प्रीडोमिनेंटली, है ना, प्रीडोमिनेंटली यूज ए वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो इट इज रॉन्ग, यहां पर जो अप्रोच है वो गलत इस्तेमाल की गई है, अप्रोच गलत यूज की गई है। वाइल द वन इन तमिलनाडु हैज अ ब्लेंड ऑफ प्रीडोमिनेंटली और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तमिलनाडु में यहां पर थोड़ा सा मिक्स है ना, कुछ बैंक यहां पर प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिल जाता है यहां पर। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द बिजनेस अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग, है ना। अगर हम बिजनेस अप्रोच की बात करते हैं रिटेल बैंकिंग में तो हियर 4 ऑप्शन हमारे पास में है, 4 स्टेटमेंट हमारे पास में है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। चारों को पढ़ने के बाद में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है चारों में से? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड 4, बी कहता है 2 एंड 3, सी कहता है 1 एंड 2, डी कहता है 3 एंड 4। इनमें से किसके ऊपर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का भी, है ना, अप्रोच को लेकर। तो हमने बात की थी यहां पर सेगमेंटेड अप्रोच की बात की थी, जियोग्राफी बेस्ड अप्रोच की बात की थी, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच की बात की थी हमने क्लास में, है ना। हमारा डिस्कशन हुआ था इसको लेकर हमने बात की थी, तो अच्छे से समझा भी था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में यस, तो हमारा जो फर्स्ट है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और 4 करेक्ट है यहां पर, ठीक है। तो जो सेगमेंटेड अप्रोच है उसमें हमने बात किया था कि जो बैंक ब्रांच है उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर एंड जनरल सेंटर टू टारगेट रिटेल बिजनेस इफेक्टिवली। वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है यहां पर, सेकंड
इन दी ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच रिटेल बैंकिंग मॉडल आर डिजाइन विदाउट कंसिडरिंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट रीजन, कि यहां पर डिफरेंट रीजन को कंसीडर नहीं करते, ऐसा तो नहीं है यहाँ, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप सेकंड में देखेंगे तो सेकंड क्या कहता है कि जब आप ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच है दैट इज इंडीड कंसीडर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट रीजन, है ना, ये किसको यहां पर डिफरेंट रीजन को कंसीडर करता है यहां पर, और यहां पर ये मना कर रहा है कि यहां पर हम विदाउट कंसीडरिंग डिफरेंट रीजन, तो इसलिए सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, द क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच प्राइमरली यूज्ड इन फॉरेन बैंक्स, क्या फॉरेन बैंक यूज करते हैं कि रूरल ब्रांच है, सेमी अर्बन ब्रांच है, अर्बन ब्रांच है, मेट्रो ब्रांच है, क्या फॉरेन बैंक इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं यहां पर। तो स्टेटमेंट जो 3 है आपको यही बोलते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच है दैट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन एज बीइंग यूज्ड बाय द फॉरेन बैंक, तो फॉरेन बैंक्स यहां पर इसका यूज इफेक्ट है ना उतना नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पीएसयू हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक हैं, वो इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा यूज करते हैं, आरआरबीज भी यूज करते हैं यहाँ पर, है ना, जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूं मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो 2-2 नंबर वाले हैं, आज आप 2 मार्क्स वाले 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना तो आपको थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएं, सो दैट एग्जाम का लेवल क्या रहता है आप उसको मीटअप कर सकें, एग्जाम के लेवल को आप पहचान सकें कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है। द बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग एज आइडेंटिफाइड बाय द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग, है ना, इसमें से पहचानिए। वैसे ऐसा क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको कराया था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट मॉडल्स इन द रिटेल बैंकिंग, है ना, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें भी हमारे पास में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, बी 2 एंड 3, सी 1 2 एंड 3 हो जाएगा, डी कहता है ओनली 2 3 एंड 4। कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो 2 एंड 4 करेक्ट है, एक तो 2 सही है, एक 4 सही है, यहाँ पर 1 रॉन्ग है, पहली गलत है यहाँ पर। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है, जो रिटेल बैंकिंग है इंडिया में दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, यहां पर क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है, मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट के ऊपर फोकस करता है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीपल जो कस्टमर सेगमेंट है उसके ऊपर फोकस करता है ना कि स्पेसिफिक। तो ये जो रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है फर्स्ट। उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड बैंकिंग आउटलेट्स आर ओनली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग। तो भाई अगर आप देखोगे जो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है और बैंकिंग आउटलेट्स हैं, दीज आर मेजर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये क्या है, मेजर चैनल में आते हैं। तो ओनली शब्द गलत लगने से यहां पर रॉन्ग हो गया कि ओनली चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग, ऐसा थोड़ी है। तो यहां पर बैंक ब्रांचेस के थ्रू भी हम कस्टमर को रिटेल प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं यहां पर, तो इसलिए स्टेटमेंट भी यहां पर रॉन्ग हो जाती है। दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली, आप सभी को एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। अगर आपको ऑडियो वीडियो ठीक है तो हम बढ़ेंगे आगे, मूव करेंगे और डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ से आगे। तो हमने आप सभी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है ना, आप सभी के लिए जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, GIB का, RBWM का, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। उसमें हम लगातार प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करा रहे हैं। रिटेल बैंकिंग में जो यूनिट नंबर 1 है ना RBWM की, अगर हम
रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। और ये पेपर बहुत ही खास रहता है ना, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इस पेपर में हमेशा आप अपना जो टारगेट है वो 60+ मार्क्स का बना के चलिए कि इस पेपर में हमें कम से कम 60+ स्कोर तो करना ही करना है एनी हाउ, क्योंकि ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपके जीआईबी के फाइनल रिजल्ट को पलट सकता है। यहाँ पर कई बार फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में अगर कम मार्क्स भी आए हैं तो ऐसे केस में ये पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा जीआईबी को सिंगल अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में। यहाँ पर एंड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर डिफरेंस बताएगी कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है यहां पर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ABCD में से हम किसके ऊपर टिक करें? तो कौन सी है यहां पर, कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेगी यहां पर रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर है यहां पर। तो भाई ध्यान दीजिएगा, जो रिटेल बैंकिंग है ना, अगर मैं किसकी रिटेल बैंकिंग की बात करूं तो रिटेल बैंकिंग फोकसेस स्ट्रिक्टली ऑन कंज्यूमर मार्केट्स। जो रिटेल बैंकिंग है वो किसके ऊपर, रिटेल बैंकिंग यहां पर कंज्यूमर मार्केट्स के ऊपर फोकस करता है, कंज्यूमर मार्केट्स के ऊपर ध्यान देता है। वहीं पर अगर हम, ठीक है, जो रिटेल बैंकिंग है कंज्यूमर मार्केट के ऊपर फोकस करेगा, यानी जो इंडिविजुअल कस्टमर होगा, इंडिविजुअल कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इंडिविजुअल कस्टमर को सर्विस डिलीवर करेंगे यहां पर। एंड जो सर्विसेज यहां पर इंडिविजुअल कस्टमर को ऑफर करेंगे उसमें यहां पर सेविंग अकाउंट, पर्सनल लोन, ये हम ऑफर करते हैं। वहीं पर जो होलसेल बैंकिंग है, होलसेल बैंकिंग यहां पर डील करेगा किसके साथ, होलसेल बैंकिंग यहां पर जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ में डील करता है यहां पर। और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ में डील करेगा और यहां पर लार्ज जो ट्रांजैक्शन है, बड़ी बड़ी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो यहां पर ऑफर की जाएंगी, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस ऑफर करेंगे यहां पर। इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मास रिटेल बैंकिंग एंड क्लास रिटेल बैंकिंग। है ना, एक होती है मास रिटेल बैंकिंग और एक होती है क्लास रिटेल बैंकिंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है यहां पर, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाले बैठे तो मास रिटेल बैंकिंग क्या है और क्लास रिटेल बैंकिंग क्या है। तो ऑप्शंस आप सभी के लिए हैं, है ना, फटाफट ऑप्शंस को आपको पढ़ते जाना है और आंसर निकालते जाना है। ठीक है, सारे ऑप्शंस काफी लेंदी हैं और अगर इस तरह के जो लेंदी क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो उनका आंसर, आपकी जो रीडिंग है ना, उस पढ़ना और उसको समझना, ये स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। पढ़ना और उसको समझने के, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो आई थिंक पढ़ लिया होगा। चलो अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग क्या होता है, क्लास रिटेल बैंकिंग क्या होता है, ये मैं आपको बताते जाऊंगा यहां पर। तो अगर मैं मास रिटेल बैंकिंग की बात करूं, यहां पर जो मास रिटेल बैंकिंग है, ये एक ऐसी स्टेज होती है यहां पर जहां पर आप लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को आप बैंकिंग सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो इन विच बैंक बिल्ड ए ब्रॉड कस्टमर बेस। ठीक है, जब आप लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को यहां पर टारगेट करते हैं तो ऐसे केस में जो कस्टमर बेस है बैंक के पास में वो बहुत बड़ा हो जाता है और यहां पर हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, FD है, RD है, वो सबके लिए एक जैसा है, एक समान है, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। लेकिन वहीं पर जब हम क्लास रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं, जो क्लास रिटेल बैंकिंग है वो ऑफर करती है यहां पर कस्टमाइज प्रोडक्ट, है ना, जैसे पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर की जाती हैं,
और ये खास करके किसके लिए होते हैं, जो कस्टमर यहाँ पर HNI कैटेगरी में आते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जो देखा होगा जो आपकी ब्रांच के VIP कस्टमर होते हैं, है ना, उनको हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर, ठीक है, जो कस्टमाइज प्रोडक्ट सर्विसेज, पर्सनल बैंकिंग, है ना, ये इस टाइप के जो कस्टमर जब ब्रांच में भी आते हैं ना, तो ऑफिस में आते हैं, तो ऐसे केस में और कस्टमर से ज्यादा इन कस्टमर को हम प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ रिटेल बैंकिंग। अगर हम यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो यहां पर रिटेल बैंकिंग की खासियत नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है ना, जो क्वेश्चन है वो किस में है, नेगेटिव फॉर्म में है यहां पर। तो चारों में से कौन सा है, ढूंढिए एक बार, इन चारों में से कौन सा है जो यहां पर रिटेल बैंकिंग की खासियत को नहीं बताता है। तो उसमें नाम आएगा ऑप्शन नंबर ए का, सर्विसेज आर एक्सक्लूसिवली ऑफर्ड थ्रू फिजिकल ब्रांचेस। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम ओनली यहां पर जो फिजिकल ब्रांचेस है उसके थ्रू यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। रिटेल बैंकिंग में फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल ब्रांचेस, फिजिकल और वर्चुअल ब्रांचेस दोनों के थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आज के टाइम में बात करते हैं, आज के समय में बात करते हैं, तो आज के टाइम में तो यहाँ पर जो वर्चुअल बैंकिंग है या यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बैंकिंग फैसिलिटीज आर टारगेट टू एट इंडिविजुअल कस्टमर और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है यहाँ पर। डिलीवरी मॉडल इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल चैनल्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ पर, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। एंड इट कैटर्स ए मास मार्केट सेगमेंट, है ना, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को टारगेट करता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ये 3 था, 3 के बाद आ जाएंगे 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में है। ये क्वेश्चन भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए कंस्ट्रेंट्स इन द रिटेल बैंकिंग, है ना, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर डिसएडवांटेज कह सकते हैं। तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है ना, कौन सा कंस्ट्रेंट्स का पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है डिफिकल्टी इन मैनेजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स ड्यू टू इनएडिक्वेट IT सिस्टम्स। बी कहता है हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग ए लार्ज ब्रांच नेटवर्क। सी कहता है लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। डी कहता है रैपिड रेवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट लीडिंग टू IT कॉम्प्लिकेशंस। यहां पर तो इसमें किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे। लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, क्या ऐसी यहां पर नहीं, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस यहां पर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर ने ऐसा बोला हुआ है कि आप बस, है ना, ये 10 प्रोडक्ट है यही ऑफर करना है, या 5 प्रोडक्ट है यही ऑफर करना है, या ये 20 प्रोडक्ट है यही ऑफर करना है, इससे ज्यादा नहीं ऑफर कर सकते। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन रेगुलेटर की तरफ से यहां पर नहीं लगाई गई है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट को यहां पर मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट काम है ना। स्ट्रॉन्ग IT सिस्टम चाहिए यहाँ पर, IT सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है तो फेल हो जाएगा यहाँ पर, ये कंस्टेंट का पार्ट है। उसके बाद में हाई कॉस्ट, यहाँ पर हाई कॉस्ट एसोसिएटेड, है ना, हाई कॉस्ट रहती है यहाँ पर अगर आप लार्ज ब्रांच नेटवर्क को मेंटेन करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कल हमने क्लास में बात की थी, अगर आप क्रैश कोर्स में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100% इन क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे। क्रैश कोर्स की, है ना, GIB क्रैश कोर्स में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कल से एक ही क्लास हुई है ना। अगर आपको आज क्लास अटेंड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CIB का महापैक है, उसमें क्लिक करो, एनरोलमेंट कर लीजिए, 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आज से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डिस्काउंट के लिए कोड रहेगा ये कोड है Y195, ये कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी कहता है रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट लीडिंग टू IT कॉम्प्लिकेशंस। तो यहां पर लगातार जो प्रोडक्ट में इवोल्यूशन है वो लगातार हो रहा है, बैंकिंग प्रोडक्ट लगातार चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, तो IT को इतनी जल्दी अपडेट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2016 बाय कैपगेमिनी एंड EFMA, व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टमर ग्लोबली आर यूजिंग फिनटेक प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर हम पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल पर देखें, है ना, तो ये वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग जो रिपोर्ट पब्लिश हुई 2016 में, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर
कस्टमर जो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, है ना, जो भी यहां पर प्रोडक्ट या सर्विसेज फिनटेक के थ्रू कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। फिनटेक का मतलब है, फिन मतलब फाइनेंस, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर बना है फिनटेक। फिनटेक का सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे कंट्री के अंदर पेटीएम। तो दुनिया के अंदर यहां पर 63 जो परसेंट है ना, 63% यहां पर जो कस्टमर हैं वो फिनटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी। तो इट मींस यहां पर फिजिकल बैंक ब्रांचेस से शिफ्ट होकर जो बैंकिंग है वो डिजिटल बैंकिंग में आ गई है यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। व्हाट वाज द आइडेंटिफाइड ए मेजर फाइंडिंग द वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2015 रिलीज बाय कैपगेमिनी एंड ईपीएफए। तो मेजर फाइंडिंग क्या थी, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की उसमें ये मेजर फाइंडिंग्स क्या लेकर आए। तो इन्होंने मेजर फाइंडिंग्स ये लेकर आए कि जो बैंक्स फेलिंग शॉर्ट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, बैंक यहां पर कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। विद ए डिक्लाइन इन पॉजिटिव कस्टमर बिहेवियर, है ना, कस्टमर का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव यहां पर नहीं है, है ना, कस्टमर का जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो यहां पर लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो यही कारण है, यही रीजन है कि बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, कहां पर, बहुत सारे कस्टमर अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग की तरफ, यहां पर वर्चुअल बैंकिंग की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नॉट बीन मेंशन एज ए कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया में जब यहां पर रिटेल बैंकिंग में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो कौन सा फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कौन सा फैक्टर इसके कंट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। तो उसमें यहां पर आता है डिक्लाइनिंग यंग पॉपुलेशन। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर यंग पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, यंग पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है ना। तो दिस इज रॉन्ग, और नेगेटिव फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा ही गया है यहां पर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस, यहां पर जो एलपीजी मॉडल आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो प्राइवेट बैंक को यहां पर लाइसेंस मिलना शुरू हो गए थे। ठीक है, उसके बाद में इंपैक्ट ऑफ आईटी रिवोल्यूशन इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आईटी ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला यहां पर, है ना, बहुत बड़ा जो असर है वो यहां पर डाला है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट है यहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा इमरजेंस ऑफ न्यू कस्टमर सेगमेंट, है ना, नए नए कस्टमर सेगमेंट आ गए यहां पर, पहले थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, है ना, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पीएफ अकाउंट, है ना, ये सारी चीजें आ गई यहां पर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग रिटेल बैंकिंग सिनेरियो इन इंडिया। जब इंडिया के अंदर हम रिटेल बैंकिंग की छवि देखते हैं, रिटेल बैंकिंग का सिनेरियो देखते हैं, है ना, रिटेल बैंकिंग सिनेरियो कैसा है इंडिया में, उसको लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी डी में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कहां टिक करें हम लोग। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, एंट्री ऑफ न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक लेड टू क्लियर पोजिशनिंग फॉर रिटेल बैंकिंग एंड एग्रेसिव मार्केट क्रिएशन फॉर रिटेल सेगमेंट। यहां पर तो एंट्री फॉर न्यू जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनकी जो पोजीशन है वो एकदम क्लियर है रिटेल बैंकिंग को लेकर। एग्रेसिव मार्केट क्रिएशन के ऊपर रिटेल सेगमेंट में एग्रेसिवली ये बैंक एंटर करते हैं यहां पर। ठीक है, ये जो बैंक है वो यहां पर पूरा फोकस करते हैं कि हमारा ये है ना, ये एरिया है, इस कस्टमर सेगमेंट को हमें टारगेट करना है। तो वहीं पर ये जो कस्टमर हैं अपने आप को, ठीक है, ये जो बैंक है उसी टाइप के कस्टमर को टारगेट करते हैं यहां पर। इसमें किसके ऊपर टिक करेंगे, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट ए कंसीडर द मोस्ट इंपोर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के सक्सेस के लिए जो प्री रिक्विजिट है, यानी पहले से डिटरमाइन, निर्धारित कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि भाई रिटेल बैंकिंग की जो सक्सेस है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, वो क्या है। इन चारों ऑप्शन में उसको फाइंड आउट करना है, उसको ढूंढना है आपको कि भाई है ना, इनमें से कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करेगी। तो वो है यहां पर प्रेजेंस ऑफ एन एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी आप कस्टमर तक जो सर्विसेज की डिलीवरी है
बैंक के प्रोडक्ट कस्टमर तक आप कितना इजीली यहां पर डिलीवर कर पा रहे हैं, रिटेल बैंकिंग की सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करेगी यहां पर। तो यही कारण है, यही रीजन है कि आज के समय में मैक्सिमम बैंक, है ना, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। यहां पर डिजिटल बैंकिंग के ऊपर यहां पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, है ना। आप देखोगे बैंक अपना यूपीआई एप्लीकेशंस भी लेकर आ गए, है ना। अगर आप देखोगे बैंक यहां पर अपने, है ना, अगर आप बैंक्स को देखेंगे, जो बैंक्स हैं यहां पर अपने मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आ गए। एंड्रॉइड पर भी एप्लीकेशन है, आईओएस पर भी एप्लीकेशन है। इंटरनेट बैंकिंग तो पहले से ही है, एटीएम, कायोस्क, है ना। तो डिजिटल बैंकिंग के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो जितना आसानी से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, वो बैंक उतना ही स्ट्रांग होगा यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रोल ऑफ डायरेक्ट बैंकिंग इन दी फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग। अगर हम रिटेल बैंकिंग के फ्यूचर की बात करते हैं, तो यहां पर रोल ऑफ डायरेक्ट बैंकिंग क्या रोल प्ले करने वाला है, डायरेक्ट बैंकिंग का क्या रोल रहने वाला है यहां पर। तो डायरेक्ट बैंकिंग क्या करेगा, इट विल बिकम दी फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डोमिनेट चैनल। यहां पर आने वाले समय में, आज के टाइम में बैंक की अगर मैं बैकबोन की बात करूं, रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करूं, तो रिटेल बैंकिंग एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है बैंक्स के लिए। तो इवॉल्विंग कस्टमर ड्रिवन प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहां पर बैंक्स लगातार कोलैबोरेशन कर रहे हैं यहां पर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, बैंक्स के साथ में, होटल्स के साथ में, है ना, जो होटल्स हैं उनके साथ में, जो यहां पर टूर एंड ट्रैवल कंपनीज हैं उनके साथ में, ठीक है, ई कॉमर्स के साथ में, बैंक इनके साथ में टाइप कर रहे हैं यहां पर, तो दैट ज्यादा से ज्यादा रिटेल जो कस्टमर है उनको यहां पर सर्विसेज डिलीवर कर सके। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना स्कोर किया है इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 के, है ना, जो आरबीडब्ल्यूएम है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का आज हम यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, है ना। इसका जो पार्ट 1 है मैंने एक प्रीवियस क्लास में आपको कंप्लीट कराया था। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, है ना। पार्ट टू कवर करने वाले हैं, ओके। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करने स्टार्ट किए थे हमने आप सभी को। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं, तो उसी से ये रिलेटेड रहेगा, उसी से ये लिंक रहने वाला है। चलिए, एंड इस सब्जेक्ट में आप सभी को टारगेट बना के चलना है कि हमें कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, कम से कम 60 प्लस नंबर इस सब्जेक्ट में हमें लेकर आने हैं यहां पर। और अगर आप 60 प्लस का टारगेट कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में, तो अभी हम आपको 7 PM पर क्लासेस, पेड क्लासेस जो हैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की, जो पेड क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 7 PM पर। या तो ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी जीआईबी के महापैक 2.0 में। अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो ये क्लासेस आज से अटेंड कर सकते हैं, या अगर आपके पास में क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में भी ये क्लासेस आप आज से अटेंड कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, एंड ये पेपर 60 प्लस से भी ज्यादा स्कोर आपको दिला देगा अगर आप सही अप्रोच के साथ में प्रिपरेशन करते हैं, तो ये बहुत जरूरी बात है यहां पर। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर है प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। जब हम रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट मॉडल्स की बात करते हैं, तो रिटेल बैंकिंग इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। यहां पर आपके पास 4 स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट,
सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। इसके बेसिस पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगी यहां पर। तो उसके बेसिस पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आपको देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रिटेल बैंकिंग इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट। सेकंड कहता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन रिटेल बैंकिंग इंक्लूड डिपॉजिट अकाउंट्स, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड बैंकिंग आउटलेट्स आर द ओनली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग। फोर कहता है एसेट्स साइड बेनिफिट ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड बेटर यील्ड, लोअर रिस्क, परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर लोन्स एंड कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक रिवाइवल। इनमें से कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो भाई यहां पर जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है 2 एंड 4। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएगी। और फर्स्ट इनकरेक्ट है, पहली इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, तो आइए देख लेते हैं उसको। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। भाई यहां पर पहली स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि बिकॉज रिटेल बैंकिंग इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल प्रोडक्ट, है ना। यहां पर बोलना है सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा है। यहां पर किसकी, सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा है रिटेल बैंकिंग में। क्या रिटेल बैंकिंग में सिंगल प्रोडक्ट होता है, स्ट्रेटजी होती है? नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होते हैं यहां पर, है ना। अगर हम कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो वो भी यहां पर मल्टीपल होते हैं, इसलिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद में वहीं पर अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, तीसरे वाली स्टेटमेंट क्यों है यहां पर, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड बैंकिंग चैनल आर दी ओनली चैनल टू डिस्ट्रीब्यूशन इन रिटेल बैंकिंग। ऐसा थोड़ी है, बैंक ब्रांचेस भी यहां पर रोल प्ले करती हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, है ना, बैंकिंग आउटलेट्स, है ना, दीज आर दी मेजर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नॉट ओनली, यहां पर ऐसा ओनली शब्द इनके साथ में जो लगाया गया है, ओनली शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है यहां पर। दीज आर द मेजर चैनल जिनके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन बैंक ब्रांच के थ्रू भी हम रिटेल प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, है ना, वो भी तो आता है यहां पर। चलिए, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन था। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, रिटेल एसेट प्रोडक्ट इन बैंकिंग। अगर हम रिटेल एसेट प्रोडक्ट की बात करते हैं बैंकिंग में, उसको लेकर आपको ये यहां पर 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है रिटेल एसेट फाइनेंसिंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग मॉडल एंड कंट्रीब्यूट्स इनसिग्निफिकेंटली टू द बैंक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सेकंड कहता है, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है क्रॉस सेलिंग एंड प्रोडक्ट बंडलिंग अपॉर्चुनिटीज आर रियरली स्ट्रक्चर्ड अराउंड रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। थर्ड कहता है रिटेल बैंकिंग टिपिकली रिक्वायर्स एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट्स इवन इन ए डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। फोर कहता है ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ड्यू टू ए लार्ज कस्टमर बेस enables बैंक टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू और सिंगल बोरोवर्स। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगी। यहां पर भी इन चारों में से आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट रहेगी। सेम उसी तरीके से ऑप्शन यहां भी आपके पास 4 है। ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, बी कहता है ओनली 2 एंड 3, सी कहता है ओनली 4, डी कहता है ओनली 1, 2 एंड 3। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। हम यहां पर रिटेल एसेट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बैंकिंग में। तो भाई चारों स्टेटमेंट जब आप यहां पर देखते हैं तो उसमें जो फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है। फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पर, लेकिन पहली जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो रिटेल एसेट फाइनेंसिंग है दैट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग मॉडल, है ना। ये जो माइनर शब्द यहां पर यूज किया गया है, माइनर गलत है यहां पर। इसकी जगह क्या आना चाहिए था, इसकी जगह आना चाहिए था ये मेजर कंपोनेंट में आता है यहां पर, ना कि ये माइनर कंपोनेंट है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट है क्रॉस सेलिंग एंड जो प्रोडक्ट बंडलिंग है, दीज आर, है ना, अगर हम इनकी बात करते हैं, दीज आर अपॉर्चुनिटीज आर कॉमनली स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, वहीं पर अगर आप किसकी बात करते हैं, जो क्रॉस सेलिंग है, प्रोडक्ट बंडलिंग अपॉर्चुनिटीज आर रेयरली स्ट्रक्चर्ड, है ना। रेयरली तो गलत है यहां पर, है ना, ऐसा थोड़ी कभी कभी, दीज आर कॉमनली स्ट्रक्चर्ड यहां पर। तो इसमें क्या आएगा,
ये कॉमनली आ जाएगा यहां पर स्ट्रक्चर्ड है। ये तो कॉमन है यहां पर कि भाई हम कस्टमर को अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब करवाते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सब्सक्राइब करवाते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सब्सक्राइब कराते हैं, अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब करवाते हैं, है ना। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सब्सक्राइब करवाते हैं कस्टमर को, म्यूचुअल फंड यूनिट सब्सक्राइब करवाते हैं। तो इसमें जो हम क्रॉस सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग, है ना, ये तो कॉमनली है यहाँ पर बैंक में इस्तेमाल होने वाला। तो पहली स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पर। उसके बाद में तीसरी स्टेटमेंट देखोगे आप, जो रिटेल बैंकिंग है टिपिकली रिक्वायर एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट्स। क्या बहुत ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है रिटेल बैंकिंग में? नहीं। जो रिटेल बैंकिंग है टिपिकली इन्वॉल्व्स मिनिमल मार्केटिंग एफर्ट्स इन डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, है ना। जैसे हमारे कंट्री की इकोनॉमी है वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी में ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, है ना। बहुत कम मिनिमल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट आती है। यहां पर एक्सटेंसिव मार्केटिंग नहीं होगा, यहां पर आएगा मिनिमल जो मार्केटिंग है उसकी रिक्वायरमेंट आती है। तो इसके भी ऊपर हम लोग कट कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा इनकरेक्ट है और जो 4 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चंस मैं वैसे ही प्रोवाइड कर रहा हूं आपको जैसे आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। और इतना ही बस अंतर था, इतना ही बस यहां पर कह सकते हैं, इतनी ही माइनर माइनर चीजों को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, एक एक दो दो शब्द को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको यहां पर जो आंसर है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है? लायबिलिटी प्रोडक्ट इन द रिटेल बैंकिंग। हियर 4 स्टेटमेंट है। चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में देखिए यहां पर विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली 1 एंड 4, बी कहता है 2 एंड 3, सी कहता है ओनली 1, 2 एंड 3, डी कहता है ओनली 2, 3 एंड 4। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का? ध्यान से पढ़िए और बताइए, शेयर करते चलिए, इसमें से किसके ऊपर टिक करें। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, इसमें हमारी 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर, है ना। इसमें हमारी 2 एंड जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट रोंग हो जाती है, फोर्थ रोंग हो जाती है। यहां पर फर्स्ट एंड 4 क्यों रोंग है? यहां पर फर्स्ट इसलिए इनकरेक्ट है, जो लायबिलिटी प्रोडक्ट है रिटेल बैंकिंग में उसमें यहां पर जो टर्म डिपॉजिट हैं वो भी यहां पर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं लायबिलिटी प्रोडक्ट में, दैट इज लिमिटेड टू सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ओनली। क्या लायबिलिटी प्रोडक्ट में ओनली सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही आते हैं? नहीं, इसके साथ साथ यहां पर जो टर्म डिपॉजिट्स हैं दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, वो भी किसका पार्ट है? वो भी यहां पर रिटेल डिपॉजिट्स का ही पार्ट है, यानी लायबिलिटी प्रोडक्ट का ही पार्ट है। तो वो तो इसमें लिया नहीं गया, इसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है ना। सेकंड एंड थर्ड तो बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर उसके बाद में हमारे पास में फोर्थ स्टेटमेंट है, स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटीज आर एक्सक्लूसिव टू करंट डिपॉजिट अकाउंट्स एंड आर नॉट अवेलेबल इन द सेविंग अकाउंट। क्या ऐसा है यहां पर कि जो स्वीप इन एंड स्वीप आउट जो फैसिलिटी है वो सिर्फ किसके लिए है? करंट अकाउंट होल्डर के लिए है, सेविंग अकाउंट होल्डर उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकता। गलत बात है ना। स्वीप इन एंड स्वीप आउट अगर आप फैसिलिटीज की बात करते हैं, दीज आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द सेविंग अकाउंट, है ना। जो सेविंग किसके साथ में, मेजरली ये किसके साथ में, सेविंग अकाउंट के साथ में लिंक रहती है यहां पर। एंड उसमें जो एडिशनल इंटरेस्ट अर्निंग की जो यहां पर अपॉर्चुनिटी है वो इसमें मिल जाती है, क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ये पैसा मूव कर जाता है स्वीप इन स्वीप आउट में। तो यहां पर मेजरली किसके साथ में, सेविंग अकाउंट के साथ में कनेक्ट रहता है, सेविंग अकाउंट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां पर ये तो नॉट है ना, नॉट अवेलेबल बाय द सेविंग अकाउंट, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई यहां पर, ये स्टेटमेंट गलत है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक्स, बैंक की तरफ से जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं उसको लेकर 4 स्टेटमेंट हैं यहां पर हमारे पास में। एंड इन चारों स्टेटमेंट को देखेंगे और कौन सा हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा उसको देखने वाले हैं।
यहां पर भी हमारे पास में फोर स्टेटमेंट है, 1 2 3 एंड 4। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट कहता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड आर कंसीडर एज एसेट प्रोडक्ट इन दी बैंकिंग सेक्टर। सेकंड कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड एंड रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स आर एम्ड एट satisfying multiple customer needs and augmenting fee based income। थर्ड कहता है मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक करंटली ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। फोर कहता है न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स ऑफर ए मल्टीपल बकेट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड पेमेंट गेटवेज फैसिलिटीज। कौन सी स्टेटमेंट है जो लगता है आपको कि यहां पर सही है, और कौन सा लगता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इन चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है ओनली 2 एंड 4, बी कहता है 1 एंड 3, सी कहता है 1 2 एंड 3, डी कहता है 2 3 4। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? यहां पर 2 एंड जो 4 स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। 2 सही है, 4 सही है, फर्स्ट वाली रॉन्ग है यहां पर। अब फर्स्ट वाली रॉन्ग क्यों है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड्स आर कंसीडर एज एसेट प्रोडक्ट इन दी बैंकिंग सेक्टर। क्या ऐसा है कि भाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड को हम एसेट प्रोडक्ट समझते हैं यहां पर? ये बात तो गलत है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड आर नॉट कंसीडर एज ए एसेट प्रोडक्ट, दे आर पार्ट ऑफ द अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स। बैंक की तरफ से जो अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर की जाती है कस्टमर को, उसका पार्ट है यहां पर ये, ना कि एसेट प्रोडक्ट का। उसके बाद में तीसरी स्टेटमेंट मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक करंटली ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो भाई यहां पर ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है तीसरे वाली? वो इसलिए गलत है बिकॉज नाउ जो मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है डू नॉट ऑफर, जो मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो डू नॉट ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, है ना। इस तरह की जो सर्विसेज हैं इनकी तरफ से यहां पर ऑफर नहीं की जाती है। जनरली ये जो बैंक है इस तरह की सर्विस ऑफर नहीं करते यहां पर। तो फर्स्ट और थर्ड यहां पर रॉन्ग है, 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे लग रहे हैं आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस? हमारे साथ में जरूर शेयर करते चलिएगा यहां पर, है ना। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपको, है ना, लग रहा होगा कि डिफिकल्ट लेवल है ना। यहां पर थोड़ा सा जो लेवल है क्वेश्चंस में वो डिफिकल्टी है, क्योंकि अभी तक मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस करा रहा था, लेकिन अब 4-4, 5-5 स्टेटमेंट वाले, 3-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आपको जो प्रिपरेशन है उसमें आपकी जो पकड़ है प्रिपरेशन में आपका और स्ट्रांग होगी और मजबूत होगी, है ना। अब एग्जाम नजदीक लग रहा है तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही अब आपको प्रैक्टिस कराते चलेंगे, चाहे वो पेड क्लासेस हो चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हो, दोनों जगह उसी लेवल के जो क्वेश्चन है आपको डिलीवर करते चलेंगे, सो दैट, है ना, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो इस एग्जाम को पास करने में। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर? रिटेल डिपॉजिट्स इन दी बैंकिंग में अगर हम रिटेल डिपॉजिट की बात करें तो हियर आर आल्सो 4 स्टेटमेंट। ग्रुप लाइफ कवर एंड हेल्थ कवर आर कॉमनली ऑफर्ड एज पार्ट ऑफ द टर्म डिपॉजिट अकाउंट। सेकंड कहता है रिटेल डिपॉजिट्स आर कंसीडर अनस्टेबल एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोर डिपॉजिट फॉर बैंक्स। थर्ड कहता है रिटेल डिपॉजिट्स आर करंट जनरली इंटरेस्ट insensitive and customers are less likely to bargain for additional interest. 4. Effective customer relationship management with a retail customer is crucial for building a strong customer base and maximizing wallet share. तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, वही आपको ढूंढना है इसमें भी। तो ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बी कहता है ओनली 3 एंड 4, सी कहता है ओनली 1 2 एंड 3 और डी कहता है 2 3 एंड 4। तो इसमें हम लोग टिक कर देंगे यहां पर किसके ऊपर? बी के ऊपर। 3 और 4 स्टेटमेंट, 3 नंबर की स्टेटमेंट और 4 नंबर की स्टेटमेंट जो है वो यहां पर करेक्ट है, वो सही है यहां पर, है ना। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है यहां पर। ग्रुप लाइफ कवर एंड हेल्थ कवर आर कॉमनली ऑफर्ड एज पार्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट अकाउंट। क्या ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट का पार्ट है? नहीं भाई, गलत है। ग्रुप लाइफ कवर और हेल्थ कवर
these are not part these are not normally offered to term deposit but are instead structured as part of demand deposit account, है ना। ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट में ऑफर नहीं करते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है उसके साथ में लिंक रहते हैं, वहां पर ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर एनुअल बेसिस पर प्रीमियम का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट, रिटेल डिपॉजिट आर कंसीडर अनस्टेबल एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोर डिपॉजिट फॉर द बैंक, ये बात भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग है। जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं दीज आर कंसीडर स्टेबल एंड स्टेबल माना जाता है एंड डू कॉन्स्टिट्यूट कोर डिपॉजिट फॉर द बैंक, बैंक के कोर डिपॉजिट को क्रिएट करते हैं यहां पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट भी रॉन्ग है क्योंकि रिटेल डिपॉजिट आर स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल नहीं, अनस्टेबल शब्द गलत है। एंड डू कॉन्स्टिट्यूट नोट यहां पर हट जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन ही कराते चलूंगा अभी सेशंस में, सो दैट आप इनमें इसको रिवाइज करते रहें। आने वाली क्लास में और क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है चलिए
अब चेक कीजिए सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार चेक कर लो, सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 4 हम आपको कवर करवा रहे हैं और आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, यह टॉपिक हमने आपको पेड क्लासेस में स्टार्ट किया है, एक क्लास आपको करा चुके हैं। आज इसकी जो दूसरे नंबर की क्लास है वो आपको मिलने वाली है। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में टारगेट बना के चलो कि हमें कम से कम 60 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, कम से कम 60 प्लस नंबर लेकर आने वाले हैं, है ना। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की पेड क्लासेस डेली बेसिस पर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो क्लासेस हम आपको डेली बेसिस पर 7 PM पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की 7 PM पर क्लासेस चल रही है ना, पेड क्लासेस, है ना, उनको डेली बेसिस पर जरूर ज्वाइन कीजिए आप। ये क्लासेस आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में मिल जाएंगी और जीआईबी के महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आज ही क्लिक करके एनरोलमेंट कर लेना, क्योंकि ऑफर तो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन जो 81% डिस्काउंट डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, हो सकता है उसका बेनिफिट, उसका फायदा आज आपको मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज भी जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है, कंसीडर दी फॉलोइंग, है ना। यहां पर आपको देखना है कुछ 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं। इन चारों स्टेटमेंट को देखने के बाद में आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, है ना। जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया में, ये पहली स्टेटमेंट है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज फोर्थ स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। और फिर आपको यहाँ पर नीचे बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर 1, 2 एंड 3, बी कहता है 2, 3 एंड 4, सी कहता है 1, 3 एंड 4 और डी कहता है 1, 2, 4। इनमें से कहां पर टिक करें सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का भी, है ना, इस क्वेश्चन का भी हमें करेक्ट आंसर मिले। यहां पर इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर यहां पर टिक किया जाए। चलिए बढ़ते चलेंगे और जो आंसर है वो देखते चलेंगे कि कौन सा है यहां पर करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में, इन चारों में हम टिक कर देंगे किसके ऊपर, ए के ऊपर टिक करेंगे 1, 2 एंड 3। एक तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, जो नरसिम्हा कमिटी है यहां पर, है ना, जो नरसिम्हा कमिटी है यहां पर रिकमेंडेड द ओपनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स। तो यहां पर जो नरसिम्हा कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन आई थी, नरसिम्हा कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दी थी, है ना, किसको लेकर, नरसिम्हा कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन दी गई थी। जो हमारे कंट्री में 1991 में 1991 में एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था, एलपीजी मॉडल को ऑप्ट किया गया था यहाँ पर। एंड एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में ये मॉडल ऑप्ट हुआ था यहाँ पर। तो जो नरसिम्हा कमेटी है रिकमेंडेड दी ओपनिंग ऑफ बैंकिंग सेक्टर, है ना, नरसिम्हा कमेटी ने जो यहाँ पर रिकमेंड किया बैंकिंग सेक्टर को ओपन करने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दें और जो इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको डीरेगुलेट कर दें, यानी बैंक खुद से डिसाइड करें कि उनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है या रिसीव करना है। उसके साथ साथ जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको रिड्यूस करने को लेकर और एसएलआर को रिड्यूस करने को लेकर यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन आई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद में जो सेकंड है, एज ऑफ टुडे द इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 45 फॉरेन बैंक्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड मोर देन 70% ऑफ बैंकिंग बिजनेस, है ना, इंडिया में जो पीएसबी हैं वो 70% के आसपास जो बैंकिंग बिजनेस है उसको होल्ड करते हैं यहाँ पर, बट आर स्टीडीली लूजिंग मार्केट शेयर टू देयर प्राइवेट काउंटर पार्टीज। तो प्राइवेट काउंटर पार्टीज यहां पर लगातार जो मार्केट है उसको कैप्चर करते जा रहे हैं, तो इनका शेयर कम हो रहा है यहां पर। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स आर इनएडिक्वेटली कैपिटलाइज एंड पुअरली रेगुलेटेड व्हेन कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बात गलत है यहां पर, है ना, जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। आरबीआई ने बोला है यहां पर, आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई स्टेट्स दैट इंडियन बैंक्स आर साउंड,
है ना, साउंड का मतलब है यहां पर बहुत मजबूत हैं, एडिक्वेटली कैपिटलाइज एंड वेल रेगुलेटेड विच इज, है ना, तो यहां पर इंडिया के जो बैंक हैं वो यहां पर वेल रेगुलेटेड बैंक हैं। अगर पूरी दुनिया के अंदर आप देखा जाए, अभी आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत खराब है ना, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे अभी बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत खराब है। लेकिन क्या आपको इंडिया में लग रहा है कि इंडिया में किसी बैंक की जो हालत है खराब है अभी, है ना, सारे के सारे जो बैंक हैं, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक को भी अगर देखोगे तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम में। आज के समय में पब्लिक सेक्टर बैंक भी का भी जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसी लेवल पर है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक से उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक आज के टाइम में। तो इंडिया में तो बैंकिंग सेक्टर और मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे, अमेरिका में देखोगे, चाइना में देखोगे, वहां पर जो बैंक है वो फेल होने के कगार पे बैठे हैं, कब फेल हो जाए उनका पता नहीं है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, 4 गलत हो जाएगी यहां पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों यहां पर करेक्ट हैं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। जब हम इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को लेकर बात करते हैं तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाज इनिशियली पास्ड ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 एंड बाद में उसको रीनेम किया गया ऑन 1 मार्च 1966। तो पहले इसका नाम बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 था, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 मार्च 1966 को इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहा गया। उसके बाद में स्टेटमेंट 2 कहती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल बैंक। पहले प्रेसिडेंशियल बैंक थे, उससे यहां पर प्रेसिडेंशियल बैंक को मर्ज करके, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है यहां पर, देन दैट इज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड इसको नेशनलाइज जो किया गया यहां पर 1955 में, 1955 में नेशनलाइज किया गया। उसके बाद में इन 1969 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 बैंक्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 in 1980 and 6 bank nationalized in making a total of 20 banks. The Narasimha Committee was set up in 1980 to observe major reform in the banking sector. तो ये हैं 4 स्टेटमेंट जिसमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो इसमें भी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम लेवल के आ रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को एक एक करके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, सो दैट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका एकदम करेक्टली जो आंसर है वो यहां पर कर सकें, है ना, करेक्टली जो आंसर है आप उसका बता सकें यहां पर। तो कौन सा है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 3 एंड 4 ओनली, बी कहता है 1 2 एंड 3, सी कहता है 1 3 एंड 4, डी कहता है 1 2 एंड 4। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर करेक्ट हम आंसर को टिक करें, है ना, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए यहां पर। तो यस, तो 1 2 3, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड है ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर। एंड 4th नंबर की जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है, क्योंकि जो नरसिम्हा कमेटी है उसको सेटअप किया गया था 1990 में, 1990 में यहां पर सेटअप किया गया था, ये 1980 नहीं है, 1990 में इसको सेटअप किया गया था। तभी तो यहां पर इसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेकर यहां पर जो रिफॉर्म्स है वो लेकर आए, क्योंकि जो हमारे कंट्री के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे वो 1991 में आए थे। एलपीजी मॉडल 1990-91 में आया था, उसी टाइम पर नरसिम्हा कमेटी को सेटअप किया गया था यहाँ पर कि जो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म करना है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म करना है उसको लेकर आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। तो यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी की तरफ से बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई और जिनको यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में इंप्लीमेंट किया गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, जो फोर्थ वन है वो रॉन्ग होगी। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 4 एंड हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल ए। अभी जो क्लासेस आपकी चल रही हैं वो किसकी, मॉड्यूल ए की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, है ना, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना आसान काम नहीं है, इन क्वेश्चंस का, है ना, जो करेक्ट आंसर निकालना इजी काम नहीं है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक करके जरूर रख लेना, सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं।
बार बार प्रैक्टिस करो इनकी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, एग्जाम में आप प्रिसाइज हो जाओगे एकदम आंसर को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए थे। लगभग एग्जाम में 70% 80% जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही थे, है ना। कहीं 4 स्टेटमेंट, कहीं 5 स्टेटमेंट, कहीं 3 स्टेटमेंट, ऐसे ही थे वहां पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ में हर स्टेटमेंट को पढ़ना है, देखना है कौन सी स्टेटमेंट में गलती है ना। उस पर या तो टिक करते जाओ सही या वो रॉन्ग है, ठीक है। उसी के बेसिस पर आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें भी आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये किसकी बात कर रहे हैं, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेंडर मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट बंडलिंग इन दी बैंकिंग ऑपरेशंस। जो बैंकिंग ऑपरेशंस है उसमें वेंडर मैनेजमेंट, वेंडर वो होते हैं जो कोई भी चीज को सप्लाई करते हैं, है ना। अगर कोई कंपनी कुछ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, कुछ और प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे केस में जो पीछे से सप्लाई आती है तो वो वेंडर के पास से आती है, वेंडर मैनेजमेंट। एंड उसके बाद में दूसरा है प्रोडक्ट बंडलिंग। प्रोडक्ट बंडलिंग का मतलब है जब यहां पर कुछ बंच ऑफ प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। तो जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उसमें भी बंच ऑफ प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट होते हैं। तो उसको लेकर 4 स्टेटमेंट है। इंप्रूव्ड वेंडर मैनेजमेंट मींस प्रिश्योरिंग वेंडर टू लोअर देयर प्राइसेस टू डिराइव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम ए वेंडर रिलेशनशिप। सेकंड कहता है मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग वेंडर परफॉर्मेंस इज सपोर्टेड बाय सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स एंड वेंडर स्कोर कार्ड्स टू मॉनिटर परफॉर्मेंस इश्यूज। उसके बाद में थर्ड कहता है प्रोडक्ट बंडलिंग एंड relationship pricing are strategies that banks are using to cater to customer increasing demand for personalized services and competitive pricing. 4 कहता है banks are bundling identity theft alert and credit score reports with a checking accounts to increase account sales because of the attractiveness of the bundled features। यहां पर तो इनमें भी आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 and 2, बी कहता है 2 and 3, सी कहता है 2, 3 and 4 और डी कहता है यहां पर 1, 3 and 4। तो मैं स्क्रीन के सामने से थोड़ा पीछे हो जाता हूं सो दैट आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकें यहां पर। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ लो और उसके बाद में फिर आंसर मेरे साथ में शेयर करते चलिए। इसमें से हम कहां पर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो भाई यहां पर हमारा जो स्टेटमेंट है 2, 3 and 4 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो फर्स्ट नंबर की स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट क्यों है, पहली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज यहां पर जो इंप्रूव्ड वेंडर मैनेजमेंट है इज नॉट अबाउट, है ना, प्रिश्योरिंग वेंडर्स, ठीक है। उसका मतलब ये है ना, अगर वेंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं इट इज नॉट अबाउट, है ना, यहां पर क्या लगेगा, इट इज नॉट अबाउट परस्योरिंग वेंडर टू लोअर देयर प्राइसेस, है ना, कि वो अपने प्राइसेस को कम करें यहां पर, बट रेदर अबाउट डिराइविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम ए वेंडर रिलेशनशिप। तो यहां पर इसमें क्या लगेगा, है ना, दैट इज नोट, ठीक है। इंप्रूव वेंडर मैनेजमेंट इज नॉट प्रिश्योरिंग वेंडर्स टू लोअर देयर प्राइसेस, है ना, उनको यहां पर प्राइसेस कम करने के लिए प्रेशर नहीं करता, उनको प्रेशराइज नहीं करता कि आप अपना जो प्राइस है यहां पर कम कीजिए, ठीक है, उसके ऊपर फोकस नहीं करता। तो यहां पर जब हम इंप्रूव वेंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वेंडर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप यहां पर बिल्ड करके यहां पर, है ना, जो भी पॉसिबल ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो वो यहां पर गेन करें अपने वेंडर से, ठीक है। तो इसलिए इसमें इज नोट लगेगा यहां पर, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है यहां पर। तो इसमें से ठीक जो स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट है उसमें, है ना, बस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। जो सही है उसको तो एज इट इज झुका तो पढ़ना है, जो रॉन्ग है उसमें देखना है कि कहां पर गलती है, और उस मिस्टेक को अगर हम पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली हम करेक्ट आंसर के ऊपर टिक कर पाएंगे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और ये क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब हम डायरेक्टली पहुंच गए हैं प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। तो प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर चार स्टेटमेंट है, चारों को पढ़ना है। एंड उसके बाद में विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, सी कहता है 2, 3 and 4, डी कहता है 1 and 3 ओनली।
तो पहली स्टेटमेंट कहती है यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंसेस एंड इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड कहता है ए लेस एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्वायर fewer expenses to generate the same amount of profit as a more efficient organizations। थर्ड कहता है profitability can also be defined as a business ability to produce a return on an investment based on its resources compared with an alternative investment। फोर कहता है the three major types of profit are gross profit, operating profit and net profit, all of which can be found on the balance sheet। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर? तो चारों स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे 1 एंड जो 3 स्टेटमेंट है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंसेस एंड इंडिकेट एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है यहां पर। एक जो थर्ड नंबर की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी ऑल्सो डिफाइन ए बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, कि यहां पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट होगा जब उसका कंपैरिजन करेंगे किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो ये दोनों पॉइंट मैंने कल आपको क्लास में बताए थे, दोनों पॉइंट आपको क्लास में बताए गए थे। लेकिन जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग क्यों है यहां पर? तो लेस एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो लेस एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है विल रिक्वायर मोर एक्सपेंसेस, यहां पर फ्यूअर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आना चाहिए? मोर एक्सपेंसेस to generate same amount of profit as more efficient organizations। ठीक है, सेम अमाउंट का जो प्रॉफिट जनरेट करना है उसको और ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो फीवर की जगह क्या आएगा? मोर आएगा, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड यहां पर रॉन्ग है। वहीं पर अगर मैं फोर्थ स्टेटमेंट की बात करूं, जो 3 मेजर टाइप ऑफ प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये जो तीनों जो प्रॉफिट हैं वो यहां पर आपको इनकम स्टेटमेंट में मिलेंगे, है ना। ये प्रॉफिट अगर आपको देखने हैं, कहां से देख सकते हैं आप? यहां पर इनको आप इनकम स्टेटमेंट से देखेंगे, ना कि यहां पर बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में शो नहीं होते, ये कहां पर आएंगे? इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, तो आप इनको इनकम स्टेटमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है यहां पर, सेकंड एंड जो फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। ओके, चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा यहां पर, है ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा एंड उसके बाद में आपको आंसर निकालना पड़ेगा यहां पर, तब जाकर आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है? एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद में आंसर निकालना है। तो किसी भी क्वेश्चन में तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा यहां पर, है ना। कोई भी क्वेश्चन में तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। चलिए, यस, जीआईबी के एग्जाम की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक एक्सटेंड हुई है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी अपना कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी ROE फॉर द बैंक्स। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है? वो है यहां पर ROE से रिलेटेड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों स्टेटमेंट को देखिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 एंड 2 करेक्ट है, 2 एंड 3, 1, 2, 4 या 1, 3, 4, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? बताओ भाई, जल्दी जल्दी फाइंड आउट कीजिए यहां पर। और ये क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं, इनमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, एनालाइज करने में, पढ़ने में समय लगता है यहां पर, है ना। 1 लाइनर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में जहां पर आधा मिनट लगता है तो इसको करने में आपको 1 मिनट लगेगा, अगर उसको 1 मिनट लगता है तो इसको 2 मिनट लगेगा, तो डबल टाइम जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। यस, तो यहां पर जो स्टेटमेंट है हमारी, एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ना, उसके बाद में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड फोर्थ नंबर की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड नंबर की स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है, ये गलत है यहां पर। ए बैंक प्रॉफिट इज प्राइमरी लिमिटेड बाय द फीस, इट कैन चेंज एंड इट्स इंटरेस्ट रेट स्प्रेड विच इज वाई बैंक डू नॉट लिवरेज, यहां पर तो ये बात तो गलत है यहां पर, है ना। बैंक डू यूज लिवरेज टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, बैंक यहां पर लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए यहां पर, एंड विच इज लिमिटेड बाय फीस एंड इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। अगर हम लिमिट की बात करते हैं यहां पर, जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी किसके ऊपर? जो फीस है, फीस के ऊपर,
और वहां पर है ना, जो फीस है, फीस के ऊपर यहां पर लिमिट में आ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट जो स्प्रेड है उसमें लिमिट में हो जाएगा यहां पर। लेकिन बैंक जो है लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं यहां पर, क्या करने के लिए, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये यहां पर रॉन्गली स्टेटेड है। जहां पर लिमिट होना चाहिए, ठीक है, वहां पर ये लिमिट गलत लिखा हुआ है। जो लिमिट है वो किसके लिए यहां पर यूज होगा, दैट इज कैन बी यूज फॉर इंटरेस्ट रेट, एंड उसके बाद में जो फीस है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और लिवरेज का जो बैंक यूज करते हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। लिवरेज का मतलब क्या है, लिवरेज का मतलब है यहां पर कि भाई ज्यादा, जैसे बैंक के पास में 10 रुपए हैं, तो 10 रुपीज के बेसिस पर बैंक 100 रुपीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है ना। 100 रुपीज का कोई जो पैसा है कहीं से फंड रेज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 10 रुपीज, है ना। 10 रुपए कहीं पर बेस मानकर, आधार मानकर, है ना, 10 रुपए की चीज कोई गिरवी रख के, 10 रुपए का कुछ कोलेटरल करके 100 रुपए कहीं से ले सकता है यहां पर। तो 10 रुपए कहीं पर कोलेटरल करके, 10 रुपए के बेसिस पर, बेस मानकर जो 100 रुपीज का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या कहीं से 100 रुपए का फंड रेज किया है, उसे बोलते हैं यहां पर लिवरेज। तो बैंक यहां पर, बैंक के पास में लिवरेज की ज्यादा पावर होती है, क्योंकि बैंक का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो ज्यादा होता है मार्केट में, है ना। कोई भी यहां पर बैंक के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा, विश्वास करेगा, कि बैंक के डिफॉल्ट होने के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं यहां पर, ठीक है। बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसलिए बैंक को और ज्यादा लिवरेज मिल जाता है। और जितना ज्यादा लिवरेज मिलेगा तो उतना ही यहां पर बैंक अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता चला जाएगा। बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जो हम ये जो टॉपिक है हम आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एंड अभी 7 PM पर हम इसका जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी है, इसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई भी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की जो क्लास है आज 7 PM पर अटेंड करना चाहते हैं, इस टॉपिक का यूनिट नंबर 2 का आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर अभी 7 PM पर आप पार्ट 2 की जो क्लासेस है अटेंड करना चाहते हैं, तो अभी अपना एनरोलमेंट कर लो, किसमें, जीआईबी के महापैक 2.0 में। जीआईबी के महापैक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आपको एनरोलमेंट कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आप विजिट करो कहां पर, आप गूगल में सर्च कर लो अड्डा 24/7। गूगल में जैसे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा वो उसके ऊपर क्लिक कर लेना, और अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से सबसे पहले अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और एग्जाम कैटेगरी में जीआईबी सीआईबी के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहां पर जीआईबी में 2024 के ऊपर क्लिक करो। ऑफर एक्सपायर हो चुका है, जो अभी होली ऑफर चल रहा था वो एक्सपायर हो चुका है। एंड अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आज अपना एनरोलमेंट जरूर कंप्लीट कर लेना जीआईबी के महापैक में। अभी क्रैश कोर्स बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम अवेलेबल हैं, दोनों के दोनों जो बैच हैं आपको जीआईबी के महापैक 2.2 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, है ना। लाइव क्लासेस मिलेगी, हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, उसके बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एंड ई बुक्स मिल जाएंगी चारों पेपर की, और वीडियोस मिल जाएंगे एडवांस में। तो आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर स्पेशल कोड एक आपको मिलेगा, ये कोड रहेगा Y195। ये कोड Y195 टाइप करोगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे। ये कोड यूज करने का जो बेनिफिट है वो बहुत सारे हैं। क्या क्या बेनिफिट हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये कोड इस्तेमाल करने पर 5000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन जीआईबी प्राइम टेस्ट पैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे जीआईबी के महापैक 2.0 में। साथ में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी 6+6 12 महीने की, है ना। अभी एग्जाम से पहले रिवीजन बैच, अकाउंट्स के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का स्पेशल बैच, है ना। एग्जाम से पहले 1 वीक के यहां पर पावर पैक बैच, है ना, वो आएंगे, ठीक है। तो वो आपको अलग से परचेज नहीं करने पड़ेंगे, अलग से नहीं लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास महापैक है वो तो सारे बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ओके। एंड 80% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, 1% का डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में, ठीक है। वहां पर 1% के कॉइन्स मिलते हैं, उनके ऊपर टिक कर लेना, तो आपके 300 रुपए और कम हो जाएंगे। तो 5699 रुपीज, 5699 रुपए में जीआईबी का महापैक 2.0 आपको पूरा कंप्लीट मिल जाता है। एंड जीआईबी के रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है। गूगल में सर्च करो, सिंपली सर्च कर लो IIBF, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना है ना। जो लिंक मिलेगा उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला जो मैसेज है, IIBF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डायरेक्टली विजिट करके यहां पर देख सकते हैं, है ना। IIBF की सबसे पहले जो सामने एकदम नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन से आपको तुरंत यहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ JIB DVF May June 2024 एग्जामिनेशन हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 27th March to 31st March 2024।
तो 31 मार्च 2024 तक यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड हो चुके हैं। अगर आपका जेआईबी का रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो तुरंत कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत रस होता है ना। आज आप में से जो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होंगे नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है वेबसाइट के ऊपर, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता। तो अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत कंप्लीट करो एंड उसके साथ साथ अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जोरों शोरों से आगे बढ़ाइए। चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।